17 साल तक तौसीफ साहब जो यहाँ पे विधायक रहे तो उनका जो कार्यकाल रहा वो विकास के में जीरो रहा, विकास नहीं हुआ। मीम वालों ने टिकट देने के लिए जो अपना सौदाबाजी था जो खरीद पाया वो खरीद लिया। टिकट के लिए कई बार बागडोगरा से सिल्लीगुड़ी होटलों का कितने वीडियो आया, उसको कैसे झुठला दीजिएगा आप। तो जो पैसे वाले थे वही टिकट ले पाए क्योंकि बदलाव था और मीम का एक जज्बाती जो वोट था और इनका जो स्पीच होता है सऊदुद्दीन अवैसी साहब का, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे बैरिस्टर भी हैं। अच्छा मौका मिला कि कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया जाए और मीम के यहाँ पे सीटों को निकाला जाए। जी तब से तो वोट बैंक अपना केडर बढ़ाते रहा, बनते रहा, चलते रहा, वो चल ही रहा है अभी तक। लेकिन अब धीरे धीरे उसका करेज ठंडा हो रहा है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर आरजेडी या कांग्रेस या और दीगर पार्टियों में अगर शामिल करते हैं तो एक कम्युनलिज्म का ठप्पा लग जाए। UDI जो आपका असम में है, बदरुद्दीन अजमल साहब, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं साथ में? आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको पीस पार्टी हॉस्पिटल बनाऊंगा या कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनवाऊंगा। तो जब ये बात आप बोल रहे हैं तो उसमें से 3 काम या 4 काम बोले थे, एक काम तो कर देना था। आप संभालने की क्षमता नहीं थी या लोग नहीं थे। वो लोग भी जो गए वो भी यही सोच के गए थे, हम दे के गए थे, लेके निकलना है, क्या दिक्कत है? सीमांचल आयोग की भी बात ही तेजस्वी ने कहा था, क्यों नहीं बनाया? ये भी तो आप पक्षपात कर रहे हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि है बहादुरगंज के, आपसे सवाल है कि पार्किंग की व्यवस्था को लेकर, काफ़ी पार्किंग और जो जाम की समस्या को लेकर आपने क्या कर रहे हैं, और जल जमाव की स्थिति देखें झांसी रानी चौक के आसपास काफ़ी ज़्यादा है, कि बहादुरगंज चेयरमैन प्रतिनिधि वसीकुर रहमान साहब हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया वॉइस इंडिया 24/7। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जितने भी आपके व्यूअर हैं मैं उसको सलाम, आदाब, नमस्कार कर रहा हूं कि आप लोग जिसके देख रहे हैं सही से इसका टिप्पणी करें और सही से कमेंट बॉक्स में जो भी बातें हो रही है हम लोग के बीच में इसको एक अच्छा नागरिक की तरह देख करके बात करें। वसीकुर रहमान साहब, कल आपकी विधानसभा में ही और आपके बगल में ही जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए थे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल, JDU, भाजपा पर तीखा हमला किया। राष्ट्रीय जनता दल पर उन्होंने कहा है कि परिवारवाद का इल्ज़ाम लगाया और तेजस्वी यादव को नवी फूल भी कहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम लोग कभी भी जो है शिक्षा रोजगार को लेकर वोट करते ही नहीं है, तो वो होगा कहाँ से। तो उनकी कल जो प्रोग्राम हुई उसमें भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली। तो तमाम चीज़ों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, प्रशांत जी जो कल आए इसके लिए हम लोगों ने वेलकम भी किया, हमारे नगर के नाते नगर में आए, उसको हम लोगों ने स्वागत भी किया, स्वागत बोर्ड भी लगवाया। और इनका जो कहना है और जो लोगों जितनी भी पार्टियों के बारे में इन्होंने बताया कि परिवारवाद है, शिक्षा पर या रोजगार पर आज तक कोई बात नहीं किया, ये बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा और रोजगार पर हमारे बिहार में कोई बात नहीं हो पाती है। बातें छोटा मोटा कोई करते भी हैं तो उस पर कोई खरा नहीं उतरते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं और प्रदेश में जाकर के काम करना पड़ रहा है। यही वजह है कि आज हम बिहार तरक्की के रास्ते पर नहीं है। और इससे पहले की भी जो जितनी भी सरकार है उसमें भी कोई बात ऐसी दिखी नहीं। और अच्छी बात कर रहे हैं प्रशांत जी, और प्रशांत जी क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है और इन्होंने इस तरह का जो कितने राजनीति पार्टियों को ऊंचाई तक पहुंचाया है पूरे देश में, कई स्टेट में। आज यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है तो इन्हीं का सारा प्लानिंग किया हुआ आज सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी बैठे हुए हैं, या ममता बनर्जी बंगाल में है, या बिहार में नीतीश कुमार है, या दिल्ली में आपका आम आदमी पार्टी है। एक राजनीतिक हैं ये, और ये ऐसे स्कॉलर आदमी, एक प्रोफेशनल राजनीतिक हैं जिसको बोल रहे हैं। आज वो बिहार आए हैं तो बिहार को एक नई दिशा दे सकते हैं ये, लेकिन लोग कितना इनको समझ पा रहे हैं या कितना समझ पाएंगे, ये फिर ये अंदरूनी क्या बातें हैं, ये तो इसके लिए इस बार का जो चुनाव होगा इनके लिए टेस्ट मैच होगा। और बाकी बातें ये बहुत अच्छी कर रहे हैं और है भी, और इसका बिल्कुल जो संगठन है बिल्कुल संगठित है और क्या कहते हैं मैनेजमेंट है इनका। इसे ही मिला जुला सवाल ये है कि आप देख रहे हैं कि बहादुरगंज हो या सीमांचल में हो, खास कर बहादुरगंज की बात किया जाए तो परंपरागत जो वोट है वो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस को ही मिलता रहा है। वो अलग सी बात है कि पिछले दफ़ा MIM को चांस लोगों ने दिया था, उसके बाद से फिर आप जानते ही कि क्या हुआ। तो क्या लगता है जन स्वराज को यहाँ के लोग अपना पाएंगे? मैंने पहले ही बताया कि इस बार उनके लिए ये जो चुनाव है टेस्ट होगा। टेस्ट? जी बिल्कुल टेस्ट होगा, ये टेस्ट में ही जाएगा। और कितना ये अपने आप को यहाँ संगठित कर पाते हैं, मैनेज कितना कर पाते हैं,
तो लोगों को मैनेज करना ही एक सबसे बड़ी कला होता है मतलब एक राजनीति पार्टियों का या एक राजनेताओं का। ये कितना भुना पाते हैं, ये अपनी बातों को कितना उसके पास रख पाते हैं, या अपने तरफ कितना खींच पाते हैं, ये इस बार उनके लिए यहाँ देखा जाएगा। तो इसके लिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि उसको कामयाबी कितना मिल सकती है। अगर वो उसको यहाँ पे 25% या 30% या 10% भी पूरे बिहार में इस बार वो आ जाते हैं, तो आने वाला दिनों में ये एक मतलब यही फ्यूचर रहेगा बिहार का। ये अगर सही रहा तो जितनी बातें ये बोल रहे हैं, क्योंकि इतना जल्दी अभी पता नहीं चलेगा कि ये कितने सोशल हैं या कितने प्रोफेशनल हैं। अच्छा, एमआईएम पार्टी जो पिछले दफ़ा यहाँ से टिकट दी थी अब वर्तमान विधायक को, जो विधायक जीत भी गए थे, लेकिन पारा उलट हो गया है। तौसीफ आलम पहुँच गए हैं एमआईएम के दरवाजे पे, और जो पहले एमआईएम के थे वो राजद में चले गए। तो क्या लगता है एमआईएम और राजद के बीच में क्या होने वाली संभावना है? देखिए, यहाँ जो 17 साल तक तौसीफ साहब जो यहाँ पे विधायक रहे, तो उनका जो कार्यकाल रहा वो विकास के में जीरो रहा, विकास नहीं हुआ, एकदम शून्य था। लेकिन क्योंकि ये सीट परंपरागत आपको कांग्रेस का है, और कांग्रेस यहाँ के लोग मतलब आज़ादी से लेके अब तक मतलब 80% कांग्रेस को ही मत किया है, और कांग्रेस ही इस वजह से जीत रही थी। कोई मतलब गुण के कारण कोई जीत नहीं रहा था, मतलब कांग्रेस पार्टी की वजह से जीत रहा, सिंबल पे वोट मिल रहा था। इस बार क्या हुआ कि लोग कहे कि इसको कैसे हटेगा, तो इस बीच में इत्तफाकन ये कुछ पर है आपका मीम वाले, तो मीम वालों ने टिकट देने के लिए जो अपना सौदाबाजी था जो खरीद पाया वो खरीद लिया टिकट। अच्छे लोगों को इल्ज़ाम नहीं, मतलब यह बात बहुत जगह वीडियो भी वायरल है। इल्ज़ाम क्या है, टिकट के लिए कई बार बागडोगरा से सिल्लीगुड़ी होटलों का कितने वीडियो आया, उसको कैसे झुठला दीजिएगा आप? उसकी लोग पुष्टि नहीं करते हैं, उससे क्या लेना देना। तो ये अवाम जानती है हर जगह की टिकट अच्छे खासे करोड़ों में बिकती है, करोड़ों में, लाखों में तो नहीं, करोड़ों में बिकती है। तो जो पैसे वाले थे वही टिकट ले पाए, और उसके वजह से क्योंकि बदलाव था और मीम का एक जज्बाती जो वोट था, और इनका जो स्पीच होता है हमारे क्या कहते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब का, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे बैरिस्टर भी हैं, और बोलने का जो शैली है उनका, और एक जज्बाती भाषण भी देते हैं। इससे लोग मायल हो गए और अच्छा मौका मिला कि कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया जाए और मीम के यहाँ पे सीटों को निकाला जाए। तो निकाल लिए सीट, पैसे के बलबूते, और थोड़ा मैनेजमेंट बढ़िया रहा, जज्बाती वोट रहा, तो फिर सोने पे सुहागा सब, और जीत भी गए। यहाँ पे 5-6 सीटें निकल गई उनकी। नहीं, देखा ये जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले बार लोकसभा में भी अच्छा खासा वोट आया, उसके बाद विधानसभा में अच्छा, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक है मजलिस का यहाँ पर। जी, तब से तो वोट बैंक अपना केडर बढ़ाते रहा, बनते रहा, चलते रहा, वो चल ही रहा है अभी तक। लेकिन अब धीरे धीरे उसका क्रेज ठंडा हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो समझ रहे हैं इस बात को कि हमको कहाँ रहना है। मैं एक बात यही कहूँगा कि हम लोग अगर चाहते तो जिस तरह से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब पूरे मुसलमानों को इत्तेहाद इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया में 82% कोई और भी जाति के लोग या धर्म के लोग रहते हैं, वो भी तो इत्तेहाद हो सकता है। इसमें क्या होगा कि एक बुरा मैसेज जाएगा, अच्छा मैसेज देश को नहीं जाएगा। नाम को लेकर कह रहे हैं आप? हाँ, नाम को लेकर कह रहे हैं कि मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। और हम लोग की जो बुनियाद है, जो देश में हम लोग रह रहे हैं हिंदुस्तान में, ये हम लोग बाई बर्थ भी हैं, बाई चॉइस भी हैं। क्योंकि जब आज़ादी हुई थी तो मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान जो जिन्ना ने बनाया, जो कि गलत था, वहाँ पे पाकिस्तान जाने के लिए जिन्ना के कहने पर सब मुसलमान तो नहीं चलाएगा, लेकिन फिर भी बाकी ज़्यादातर लोग जा रहे थे। तब वहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में आके बोला कि क्या हम अपने देश को जो छोड़ के जा रहे हैं, हमारे बाप दादाओं की और हमारे परिवारों की जो कब्रें हैं, इबादत गाहें हैं, या हमारी जो भी घरें हैं, इसको छोड़ के किसके सहारे जा रहे हैं? बात सही है। हम यहाँ पैदा हुए, यहीं मरेंगे। हम एक सेकुलर देश में थे और सेकुलर देश में रहेंगे, तो हम सेकुलर देश में हैं और सेकुलर बन के रहेंगे, और यही हमारा ईमान भी है, यही हमारा धर्म भी है, और इसी हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल है, महागठबंधन को जो है एमआईएम की तरफ से न्योता गया, अख्तर ईमान साहब किसी के यहाँ से चिट्ठी भी भिजवाएं कि हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से मनोज झा जी कहें कि चुनाव मत लड़िए। तेजस्वी यादव ने कहा कि 7-8 पार्टी ऑलरेडी है, कितने को हम ले। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हम थोड़ी जाते हैं हैदराबाद चुनाव लड़ने के लिए। उसको किस तरह देख रहे हैं, गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा फिर से? बात तो सही है कि ये तो बोलने का हुआ, एक्चुअली इंटेंशन जो होता है ना,
कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर आरजेडी या कांग्रेस या और दीगर पार्टियों में अगर शामिल करते हैं तो एक कम्युनलिज्म का ठप्पा लग जाएगा, लगेगा नाम को लेके। इसी नाम को लेकर जब ओवैसी साहब से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि अगर हम कम्युनल हैं तो यही कांग्रेस पार्टी, यही एनसीपी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना से गठबंधन कर लेती है तो वो सही रहता है शिवसेना। अकाली दल से गठबंधन होता है तो वो सही रहता है नाम, लेकिन जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है तो नाम को लेकर दिक्कत। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब है कि आप परसेंटेज आपका कितना है मुसलमानों की पूरे हिंदुस्तान में, तो आप इसको इत्तेहाद कीजिए तो वो लोग क्या करेगा, प्रोपेगेंडा बनाएगा कि एक मुसलमान इत्तेहाद हो गया तो हम लोग क्यों नहीं इत्तेहाद हो जाते हैं। मैं तो खुलकर बात बोल रहा हूँ मैं। ओवैसी साहब मुस्लिम लीडरशिप की बात अगर कर रहे हैं तो बतौर वसीकुर रहमान साहब को एतराज़ है इस बात से कि मुस्लिम लीडरशिप नहीं होनी चाहिए? नहीं, मुस्लिम लीडरशिप की नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लीडरशिप की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीडरशिप में क्या है, ये AIUDI जो आपका असम में है, बदरुद्दीन अजमल साहब, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं साथ में? आप क्यों नहीं ले रहे हैं आपको पीस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी उसे गठबंधन में नहीं लेती और इसी वजह से वो अलग लड़ रहा है, लड़ गए, जबकि उनका नाम भी अलग था। जी अलग भी है, और उनको पहले साथ में लिया, उसके बाद अलग किया तो जीत के निकला ना वो। तो आप भी अलग रहिए, आप दिखाइए अपना। सब कुछ राजनीति में आया है, राजनीति में इमोशन नहीं चलता है, राजनीति चलता है राजनीति से। राजनीति के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो उस तरह का हथकंडा आपको अपनाना पड़ेगा। नाम कुछ रखिए, काम कुछ कीजिए, दिखावा क्या है, बोल क्या रहा है, कहना क्या है, कर क्या रहे हैं, ये राजनीति इसी का नाम है। राजनीति में सोशल वर्क, लोगों के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, लोगों को कुछ काम दिखाया आप अब तक? आपने बोला कि मैं यहाँ पे डिग्री कॉलेज खोलूँगा, मैं यहाँ पे आपको हॉस्पिटल बनाऊँगा, या कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनवाऊँगा। तो जब ये बात आप बोल रहे हैं तो उसमें से 3 काम या 4 काम बोले तो एक काम तो कर देना था आपका। 5 विधायक आपका जीत कर गया, 2 साल रहे तब ना कहीं भागे। कह रहे हैं हमारी तो सरकार नहीं बनी ना, ये विधायक जो थे वो बहुत कम विधायक। अभी जो वोट मांगने जा रहे हैं आप फिर आइएगा ना, तो क्या सरकार बना लीजिएगा आप? क्या कह के वोट मांगने आ रहा है? आपका सरकार बने ना बने उससे हमको क्या मतलब? आपने जो वादा किया वो काम किस उम्मीद पर किए थे आप? उस वक्त उम्मीद पर किए थे कि हमको सरकार हम बना लेंगे? क्या पूरे बिहार में आपको पूरी सीट आ जाएगी या सरकार बनाने लगा? ऐसा तो नहीं है। आपको किसी सरकार में रहना है तो किसी सरकार में लेगा आपको तब ना, जब उस तरह से उसकी मजबूरी होगी। मजबूरी उसके पास है नहीं, वो खरीदारी करके या किसी तरह मैनेज करके वो आपका इसको ले लिया, आपके कैंडिडेट को। तो आपके अंदर में संभालने की क्षमता नहीं थी या लोग नहीं थे। वो लोग भी जो गए वो भी यही सोच के गए थे, हम दे के गए थे, लेके निकलना है, क्या दिक्कत है हमको? हम तो कोई इमोशन से जुड़ा हुआ तो नहीं था, इमोशन से जुड़ा हुआ था। ये कुछ मेरा रिश्तेदार है, कोई पार्टी वाला तो मेरा रिश्तेदार नहीं है कि मेरा इमोशन है, मेरा बेटा भतीजा या दादा है। इमोशन आपका पॉलिटिक्स में इमोशन नहीं होता है, और इमोशन से जो चलता है वो नुकसान में जाएगा। तेजस्वी यादव भी आए थे, उन्होंने कहा था सीमांचल आयोग का गठन करेंगे। बिल्कुल, मैं वही बात अभी बताया मैं आपको भी कि सीमांचल आयोग की भी बात ही तेजस्वी ने कहा था, क्यों नहीं बनाया? ये भी तो आप पक्षपात कर रहे हैं। आपने बताया कि हमारी सरकार बनी, उनकी सरकार में सीमांचल आयोग को नहीं लाया आप, क्यों नहीं लाया साहब? इसका जवाब दीजिए। इस बार सवाल करेंगे लोग यहाँ पे, सीमांचल आयोग क्यों नहीं आया? सीमांचल के लोगों से आप वोट सिर्फ लेना जानते हैं, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे महानंदा बेसिन योजना आपका 3 फेज का काम नहीं हो पा रहा है, आप काम नहीं करें, जिसकी वजह से हम लोग बाढ़ के त्रासदी में यहाँ पे आपदा को झेल रहे हैं, और हम लोग हर साल मरते मरते यहाँ के लोग बसते हैं। सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, कितने जाने चली जाती हैं, कितने घरें दह जाते हैं, ये सारे नदी में चले जाते हैं। अगर वो बन जाएगा तो हमारे यहाँ के किसान अच्छा हो जाएंगे, हमारे यहाँ का कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, हमारा घर अस्थायी हो जाएगा। हम लोग आज कागज़ नहीं लोग दिखा पा रहा है इसी नदी और इसी बाढ़ के कारण। तो ये सीमांचल आयोग अगर बनता तो हमारा महानंदा बेसिन परियोजना, हमारा सुरजापुरी को एनेक्शन 1 में लाना, ये हमारा AMU को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनवाना, ये काम हमारा मेन काम है। इस काम को क्यों नहीं हो रहा है? आप जाति धर्म ये सब हटाइए, शिक्षा रोजगार का गप कीजिए, और शिक्षा इस पर जो लोग काम करने आते हैं, अगर कोई काम करके दे रहा है तो इसको वोट देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आखिर में बात करते हैं SIR के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। ब्लॉक में लोग जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं बतौर चेयरमैन? देखिए, SIR जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया, ये उसका अधिकार क्षेत्र के बाहर है, लेकिन वो तब पर भी इसको थोप रहा है जबरन, जिसको जबरन बोला जाता है। इलेक्शन कमीशन को फटकार भी आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा कि आपके पास जो आपका एक आधार नंबर है, इस आधार को क्यों दे रहे हैं? आज ये कहीं पे भी एक काम करने चाहिए, सबसे पहले आधार मांगेगा। निवासी में आधार लग रहा है, निवासी में आधार लग रहा है। जब निवासी में आधार लग रहा है तो आधार नंबर को EPIC नंबर से जोड़ दिया जाए, सारा डॉक्यूमेंट्स एक साथ आ जाएगा।
तो आप उसको नहीं लेकर के एक फसाद बढ़ाने के चक्कर में आप लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस सरकार के द्वारा थोपा गया है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन आज निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन आज एक पार्टी का काम कर रही है, बीजेपी जो पार्टी है आज सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका काम कर रही है। और ये सरासर गलत है, क्योंकि कोई कागज़ दिखाने का, लेने का या दिखाने का अधिकार इलेक्शन कमीशन, समय भी आपको बहुत कम है। इतना आपको इतना 1 महीने के अंदर में कैसे आदमी काम कर लेगा? तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि अब ऑर्डर हुआ है। जो सरकार अगर है तो उस सरकार को कागज़ दिखाना होगा, लेकिन हम लोग तो दिखा देंगे, दलित और पिछड़े जाति के लोग कहाँ से दिखा पाएंगे? सबसे ज़्यादा तो लॉस उसी को होने वाला है। उसका सारी चीज़ें उसकी चलिए, वो लोग मत अधिकार से वंचित हो जाएंगे और वोट कर नहीं पाएंगे, तो उसका हालत और से बदतर हो जाएगा। पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने कहा कि किशनगंज सीमांचल में सबसे ज़्यादा घुसपैठी है। देखिए कितना निवासी अप्लाई हो रहा है। देखिए घुसपैठी वो तो कुछ भी बोल देंगे, ये लोग पता नहीं कैसे कैसे सत्ते में आ जाते हैं, इसी तरह का बात बोल के सत्ता में आ जाते हैं लोग, भड़काऊ बात बोल करके। सीमांचल के लोग जितना अमन पसंद और जितना शांति से यहाँ लोग रह रहे हैं, पूरे देश में कोई लोग नहीं रह पा रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ भाई भाई रह रहा है। और ये लोग जो बोलते हैं कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है या कुछ भी है, तो आज पिछले 2014 से लेकर आज 24, 25, 11 साल हो गया, क्या बॉर्डर किसके हाथ में था? यही जो सम्राट चौधरी जिस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हाथ में सरकार है, मतलब सिक्योरिटी आज है, सीमा सुरक्षा बल उसके पास है, सारा कुछ जब उसके पास है तो आया कहाँ से? आसमान से तो टपका नहीं, छतरी से उड़ के तो नहीं आया पैराशूट से। तो ये तो बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम और गैर संवैधानिक वो लोग बात करने का उन लोगों का आदत है। उस पार्टी के ज़्यादातर 80% नेता ही या तो जाहिलियत का शिकार है या अंधभक्ति का शिकार है, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आप चेयरमैन प्रतिनिधि है बहादुरगंज के, आपसे सवाल है कि पार्किंग की व्यवस्था को लेकर, काफ़ी पार्किंग और जो जाम की समस्या को लेकर आपने क्या कर रहे हैं, और जल जमाव की स्थिति देखें झांसी रानी चौक के आसपास काफ़ी ज़्यादा है। देखिए जल जमाव के बारे में मैंने बता दिया कि अभी ये जो BSRDCL के द्वारा जो रोड बन रही है, जो एजेंसी काम कर रही है, ये थोड़ा स्लो काम कर रही है। ये काम हो रहा है और बिल्कुल बढ़िया काम हो, ये बनने के बाद फिर ये समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए उन्होंने 1 महीना का टाइम मांगा है। हम लोग उस पर काफ़ी प्रेशर दिए थे और हम लोग के द्वारा उसमें डिज़ाइन दिया गया है कि बीच में डिवाइडर और दोनों तरफ 4 लाइन का रास्ता होगा, यहाँ LRP से लेकर डाक बंगला तक। ये थोड़ा सा अभी तकलीफ़ है, टेम्पररी आपको मतलब झेलना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ टेम्पररी भी कोई व्यवस्था होगा, हम लोग पानी वानी निकासी का काम या कर रहे हैं, फिर हो जाता है। क्योंकि यहाँ का बरसात का मौसम हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है और बरसात में काफ़ी तकलीफ़ होती है। अब तो घर ढह रहा है हमारे यहाँ पे। चौक से लेकर के बम्बोला चौक और अली हुसैन चौक तक सबसे ज़्यादा जाम की समस्या है। ये रोड काफ़ी यहाँ पे चौड़ी कम है, मतलब एक नैरो टाइप का लगता है। तो यहाँ पे एक तो जो दुकानदार भाई हैं, वो दुकान के आगे अपना, एक तो रोड ऐसी चौड़ा कम है, दुकान के आगे लगभग 10 से 12 या 15 फीट अपना कैप्चर करके रखा है। नाला के ऊपर लोग दुकान लगाते हैं। हम लोग अतिक्रमण हटाते हैं, अभी शाम को आज हटा के कल फिर दोबारा उस वक्त हट जाता है, फिर दोबारा आकर के वहाँ बैठ जाते हैं। उसकी वजह से जाम लग रहा है। दूसरा है कि बड़ी वाहनों को जो हम लोग वर्जित किए थे कि नो एंट्री लगेगा, पहले तो हम लोग परमिशन नहीं मिला। जब परमिशन मिला SDO साहब और DM साहब के द्वारा, तो पूरे वाहनों को, मतलब भारी वाहनों को, जो हैवी व्हीकल्स है, उसको भाया महादेव दिघी होकर के आपको यहाँ आना है, कॉलेज चौक होकर के, तब आपको यहाँ टेरागंज जाना है, या दूसरा बागी चौक होते हुए आपको घुसना है, तब जाकर के पत्ती मिल चौक के पास आके, मतलब खानका चौक के पास आके उठना है। ये 2 वैकल्पिक रास्ता उनको दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कंसिडर करके कि नहीं भाई टाइम का थोड़ा करवा दीजिए। कुछ पत्रकार महोदय लोग थे और कुछ यहाँ के वरिष्ठ लोग थे कि नहीं, यहाँ के लोग जो धंधा करते हैं उन लोगों को माल उतारने में दिक्कत होती है। तो इन लोगों के चक्कर में हम लोग क्या 8 बजे से 8 बजे देना था। 8 बजे हुआ, कुछ दिन चला, जब हमारा ट्रैफिक गार्ड था, सारा काम हो रहा था बढ़िया से। लेकिन ये लोग क्या रात को मतलब आकर के जो हम लोग बैरिकेटिंग लगाए थे उसको ट्रक से उड़ा देना। कई बार अब तक हम लोग के पास 3 या 4 बार उड़ा दिया। अभी फिलहाल 4-5 दिन पहले लगाए, फिर 2 दिन बाद फिर उसको तोड़ दिया। जैसे टूट जाता है वो लोग अपना नो एंट्री में घुस जाता है, उससे जाम हो जाती है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग फिर दोबारा लगा रहे हैं
अगर ये ठीक रहा तो रहा, वरना हम लोग परमानेंट उसको नो एंट्री, जो हम लोग ऑर्डर मिला हुआ परमानेंट करने का, हम लोग परमानेंट कर देंगे और बड़ा सा गेट बना करके जितनी छोटी वाहन जाएगी और बड़ी वाहनों को हम लोग। आखिर में ये सोच को लेकर भी काफ़ी, टॉयलेट को लेकर भी जो है कि मार्केट में टॉयलेट होना चाहिए। जी जी, मार्केट में टॉयलेट आपको, जैसे कि हम लोग का मार्केट में टॉयलेट है पर रजिस्ट्री ऑफिस के पास एक जगह हम लोगों ने डिलक्स टॉयलेट बनवाया हुआ है, जो लोग बहुत लोग नहीं जा कर के मस्जिद के टॉयलेट में जाना पसंद मतलब रुख कर लेते हैं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी, हमारा रजिस्ट्री ऑफिस जो बहुत क्राउड एरिया है वहाँ पे डिलक्स टॉयलेट बना हुआ है। फिर हम अभी फ़िलहाल हम लोग वहाँ पे एक बड़ा सा मतलब VIP जिसको बोलते हैं हॉल बना दिए हैं, वेटिंग हॉल। उसमें आप पंखा वगैरह सारा बिल्कुल सेलिंग, फॉल्स सेलिंग वगैरह सारा टाइल्स मार्बल लगा करके हम लोग बैठने का व्यवस्था वहाँ करवा दिए हैं, और स्वच्छ का भी है। और झांसनी चौक में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे जगह नहीं है कि हम वहाँ टॉयलेट कहाँ बनाएंगे। मेरे पास पर्याप्त फंड है, नहीं भी है तो हम अपने अलग से एक बना के दे सकते हैं, और पर्याप्त जब हमारा फंड ही है तो हम काहे नहीं बनाएंगे। ज़मीन वहाँ पे ज़मीन नहीं है, सबसे पहले कि हमारी ज़मीन नहीं। वहाँ आखिर में आपसे सवाल है, एंड कर रहे वीडियो को, जब हम आ रहे थे आपके पास तो कई युवाओं ने कहा कि अगर आप इंटरव्यू करने जा रहे थे एक चीज़ पूछिएगा, जिस तरह किशनगंज में आई लव किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, वैसे बहादुरगंज में ही बनना चाहिए। लोगों का ऐसा कहना है कि सेल्फी पॉइंट बन जाए अच्छा। तो जो लोग का है उनको शायद मालूम नहीं होगा, मेरा सेल्फी पॉइंट लगभग अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप अभी इधर से जाइएगा तो LRP बस स्टैंड पहले किस हाल में हुआ करता था, जब हम नहीं थे तो यहाँ पे लगभग 1.5-2 फीट कीचड़ हुआ करता था। आज वहाँ जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम मतलब कहीं बहादुरगंज आए हुए हैं, और वहाँ का वेटिंग हॉल देखिए, वहाँ का डिलक्स टॉयलेट देख लीजिए, आपको नहीं लगेगा कि नहीं बहादुरगंज में काम हुआ है। और उसी के बस स्टैंड के बगल में एक दीवार तो के साइड में बहादुरगंज वाला रोड में सेल्फी पॉइंट हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। लगभग अब 1 महीना के अंदर में बन के रेडी हो जाएगा, फिनिशिंग में, मतलब ये प्लिंथ लेवल हो चुका है, तैयार हो जाएगा। हाँ तैयार हो जाएगा सेल्फी पॉइंट हमारा। तो दोस्तों हमारे साथ हैं बहादुरगंज के चेयरमैन प्रतिनिधि साहब वसीकुर रहमान साहब। उन्होंने तमाम अपनी बातों को रखा और कहा है कि तमाम विकास के काम हो रहे हैं, जो नहीं हुए वो भी जल्द हो जाएगा। तो तमाम बातचीत, तमाम इंटरव्यू में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7। जय हिंद।